राधे राधे, राम राम। कैसे हैं आप सभी को सुबह की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। फिर से मैं धवल आमेटा एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हमने स्टार्ट कर दिया है, समय को बहुत कम लेते हुए, कम व्यस्त करते हुए, फालतू की बात नहीं करते हुए अपन डिस्कस करेंगे सीधा प्रश्नों पर। लेकिन मैं रूबरू करा देता हूं कि कल हमने कुछ 2-4 प्रश्न देख लिए थे, कल की क्लास जो मॉर्निंग हुई थी, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है दोस्तों। हमारे पास अभी जितना समय है बस उसमें हमें मेहनत करनी है और इस पेपर को एकदम अच्छा सा करके आना है। तो हमने कुछ 4-5 प्रश्न देख लिए थे। ध्रुजांक विधि से भाग देख लिया था, समीकरण वाला देख लिया था, हमने अपरिमेय संख्या वाला देख लिया था, ग्राफ देख लिया था। आज अपन स्टार्ट करते हैं पीछे से 17वीं चैप्टर से, जो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप है उसके अंदर से, जो बहुलक माध्य माध्यिका वाला है। सिर्फ एक सवाल लेंगे और एक सवाल को के अंदर अपन तीनों सवाल को अलग अलग समझेंगे। अगर बहुलक आ जाता है तो आपको कैसे करना है, उसी का माध्यिका आ जाती है तब आपको कैसे करना है, और माध्य आ जाता है तब आपको कैसे करना है। फिर उसके अंदर एक सवाल और लेंगे अपन, पद विचलन और कल्पित माध्य वाला, तो वो भी देखेंगे। तो अभी आज अपन 17वीं प्रश्नावली ले रहे, फिर प्रायिकता वाला भी सवाल देखेंगे। तो जो प्रश्नावलियाँ महत्वपूर्ण है, और इस बार दोस्तों थेल्स प्रमेय फिक्स से गारंटी आएगी, तो उस प्रमेय को भी अपन डिस्कस करेंगे। समय मिलेगा तो आज अपन डिस्कस करेंगे, नहीं तो आज कुछ जो पार्ट कल का बच गया था उसको अपन लेते हैं। तो पहला अपन लेते हैं बहुलक वाला प्रश्न। पहला प्रश्न है, बहुलक ज्ञात कीजिए। इसी प्रश्न को लेते हुए अपन माध्य भी देखेंगे और इसी प्रश्न को लेते हुए अपन माध्यिका भी देखेंगे। सबसे पहले दोस्तों है बहुलक का प्रश्न, क्या बहुलक ज्ञात कीजिए। और सबसे सरल प्रश्न ही बहुलक का ही होता है, क्योंकि दोस्तों जो सारणी हमें जो प्रश्न दे रखा होता है एग्जामिनर ने, उसको बिना छेड़े हुए ही उसको सूत्र लगा के सरल करना होता है, उसको छेड़ने का नहीं होता है, क्योंकि बहुलक में जो प्रश्न एग्जामिनर ने दिया उसी को करना होता है। लेकिन जो प्रश्न माध्य और माध्यिका में भी एग्जामिनर देता, लेकिन उसको कुछ छेड़ना पड़ता है, यानी उसमें कुछ सारणी बनानी पड़ती है। इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ता, बस इसमें आपको एक सूत्र याद रखना पड़ता है बहुलक का। बहुलक का मतलब होता है कि जो संख्या बारंबारता, ऐसी संख्या जो सबसे ज़्यादा हो वही क्या है, बहुलक। यानी 6, 20, 44, 26, 30, एक में 3 एक में सबसे बड़ी संख्या हमें दिख रही है सामने, क्या है 44, यानी यही इस पूरी सारणी का क्या है, बहुलक, यानी सबसे ज़्यादा मान ये है। अब इसका मान हमें निकालना है। और 40 से 55 का मतलब कितने का डिफरेंस है, इसमें 15 का डिफरेंस है। यानी जो मान हमारे पास आएगा वो 40 से 55 के बीच ही आएगा, इससे न तो कम जाएगा न इससे ज़्यादा जाएगा। अब इसको निकालते कैसे, इसको निकालने के लिए दोस्तों इसका सूत्र, और सूत्र क्या है, सूत्र है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। और मैंने इस्माइल प्रोजेक्ट के जब पेपर सोल्व कराए थे तब भी बताया था, बहुलक के सूत्र को याद रखने का तरीका है 10/102, 10/102 के तरीके से भी आप याद रख सकते हैं। अब L क्या है, L जो है निम्न सीमा, F1 बहुलक की सीमा, F उससे पहले की, F2 उसके बाद की, और H अंतराल। अब दोस्तों आपको यहाँ पर बताना है अलग, तो सबसे बड़ा मान क्या है 44, यानी हमने इसके राउंड लगा दिया, 44 हो गया। अब आपको अलग अलग मान रखना है, अलग अलग मान रखना है, यानी L की वैल्यू बताओ, L की वैल्यू निम्न सीमा कितनी है 40, F1 की वैल्यू बताओ, F1 की वैल्यू है 44, F0 की वैल्यू बताइए इससे पहले वाली 20, F2 की वैल्यू बताइए, F2 की जो वैल्यू हो जाती है वो हो जाती है बात, देखो F1, F2, F0 इसके ऊपर, यानी F1 जो है खुद बहुलक वाली है और F0 उससे पहले की है और F2 उसके बाद की है। तो F0 हो गया 20, F2 जो हो गया वो कितना है आपका 26, और अंतराल जो है वो कितना है 15 का डिफरेंस है हमारे इसमें। बस इस मान को आपको इसमें रखना, यही है कि भाई F1 तो ये है, F0 इसके ऊपर, F2 इसके नीचे, बस ये ठीक है। L की वैल्यू क्या है आपके पास 40 प्लस F1 कितना है 44, F0 है 20 अपॉन 2, F1 यानी 44 माइनस 20 और माइनस F2 कितना है 26 इंटू कितना है 15, यहाँ हो जाएगा 40 प्लस
44 में से 20 जाएगा तो कितना बच जाएगा 24, 4 में से 0 गया 4, 4 में से 2 गया 2 बटे 44 इंटू 2 कितना होता है 88 होता है। 88 माइनस ये हो जाएगा 46। 88 में से 46 घटाएंगे इंटू 15 कर देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 40 प्लस 24 बटे 8 में से 6 गया 2, 8 में से 4 गया 4 इंटू क्या कर देंगे 15। 24 और 42 को काट देते हैं, 24 और 42 को काटते हैं तो 3 के पहाड़े से कटते हैं। 3 के पहाड़े से कितनी बार कटेगा 3 के पहाड़े से कटेगा 8 बार, 8 या 24 और 3 के पहाड़े से कटेगा 3 एकम 3, बच कितना गया 1 और 4 तरी 12, 14 एकम 14, 14 2 28 और 14 3 42। यहाँ मेरे पास बच जाएगा 40 प्लस 8 बटे 14 इंटू कितना आ जाएगा 15। आप और भी काट सकते हैं, 8 कट गया 4 बार और 14 कट गया 7 बार, यानी मैं डायरेक्ट यहाँ लिख देता हूँ 4 इंटू 15 यानी 4 इंटू 15 बटे कितना लिख दिया मैंने 7। तो इसको सोल्व किया 40 प्लस 60 बटे 7। 7 का भाग 60 में दिया, 7 का भाग 60 में दिया, 8 7 56 यानी 8 बार गया, 10 में से 6 गया 4 बच गया, इधर लगा दिया मैंने .0, 7 5 35 लिख दिया, फिर मैंने 5 लिख दिया, इधर लगा दिया 0, 7 7 49 यानी 8 पॉइंट कितना चला गया 87 यानी 40 प्लस 8.57 इसका मतलब हो गया 48.57। तो बहुलक का जो मान मेरे पास आया दोस्तों वो कितना आया 48.57 यानी 40 और 55 के बीच में 48.57 आता है, इसलिए बहुलक का मान कितना हो गया 48.57। ये है बहुलक का प्रश्न। आपको सूत्र याद होना चाहिए और सबसे सरल प्रश्न ही बहुलक का था। अब इसे जल्दी से उतारिए, और अगर आप उतारते उतारते मैं मिटा देता हूँ बीच में तो आप वीडियो को पॉज करने के बाद उतारिए, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरे सवाल है उनकी प्रैक्टिस आप करेंगे। नहीं आता है तो मैंने आपको बता रखा है, कमेंट कीजिए या मेरे नंबर पर मुझे मैसेज करके पूछ लीजिए। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट, इसी सवाल को लेते हुए माध्य देखते हैं। अगला सवाल है माध्य ज्ञात कीजिए। मैंने थोड़ा सवाल चेंज कर दिया। जब आपके पास वर्ग अंतराल वाला सवाल आ जाता है, भाई वर्ग वाला सवाल आ जाता है और हमें कह देते हैं कि इसका माध्य ज्ञात कीजिए, तो माध्य ज्ञात करने के लिए हमारे पास जो माध्य ज्ञात करने का सूत्र होता है वो ज्ञात करने का सूत्र होता है सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f, सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। यानी हमारे पास सिग्मा f इसका टोटल होना चाहिए, सिग्मा का मतलब fx निकालने की ज़रूरत है, यानी हमारे पास क्या होना चाहिए x होना चाहिए। अब दोस्तों x कैसे निकालते हैं, यहाँ हमें ज़रूरत होगी x और जो आएगा x उसका गुणा किससे कर देंगे अपन f से। अब x कैसे निकालते हैं कि इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो, वही क्या है x। 10 और 20 जोड़ेंगे 30, 30 का आधा कितना हो जाएगा 15, 20 और 30 को जोड़ेंगे 50, 50 का आधा कितना हो जाता है 25, 30 और 40 को जोड़ेंगे 70, 70 का आधा कितना हो जाता है 35, 50 और 40 को जोड़ेंगे 90, 90 का आधा कितना होता है 45, 50 और 60 को जोड़ेंगे 110, 110 का आधा कितना होता है 55, 60 और 70 को जोड़ेंगे 130, 130 का आधा कितना होता है 65। जोड़ दिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर तो निकालना है सिग्मा f, और ये जो गुणा करके यहाँ निकालोगे वही क्या है सिग्मा fx, इसके अंदर इसका भाग दे दो, वही इसका क्या आ जाएगा माध्य। अब 15 का गुणा करेंगे, 15 6 90, 25 इंटू 2 50, पीछे एक 0 लगा दिया। 35 का गुणा 44 से करना है, ठीक है। 35 का गुणा 44 से करना, और मैंने आपको गुणा ऊर्ध्व तिर्यक व्यायाम विधि से सिखाया था कि 5 चौक 20, 2 लग गया, 4 तरी 12, 5 चौक 20, 2 और 2 4, 2 और 1 3, कितना हो गया 4, बच कितना गया 3 बच गया, 4 तरी 12 और 3 कितना हो गया 15, यानी ये गुणा किया कितना आ गया 1540। गुणा किया 1500, अगर चेक करना तो भी कर सकते हैं। 5 चौक 20, 2 4 तरी 12 और 2 14, इधर आ जाएगा 5 चौक 20, 4 तरी 12 और 2 14, हो गया 1540, ये 1540। अब अपन बात करते हैं 26 का गुणा 45 से करना है, 45 इंटू 26 कर देंगे, 6 25 30, बच कितना गया 3,
छचो 24, 5 दूनी 10, 2 और 1 3 37, 37 का 7 बच कितना गया 3, 4 दूनी 8 और 3 9 10 11, कितना आ गया 1170। 55 का गुणा 3 से किया 5 तेरी 15, 5 तेरी 15 और 1 16। 65 का गुणा 1 से किया कितना आ गया 65। अब इन सब का टोटल कर देते हैं और टोटल करने के बाद इसका टोटल करते हैं। टोटल करते 6, 6 और 4 10, 10 और 6 16, 16 और 3 19, 19 और 1 20 की सुपर हासिल लग गया 2, 2 और 2 4, 4 और 4 8, 8 और 2 10, 100 हो गया। इसको जोड़ते 0 0 0 0 और 5, 5 और 5 10 की सुपर हासिल लग गया 1, 9 और 1 10, 10 और 4 14, 14 और 7 21, 21 और 6 27, 27 और 6 कितने होते हैं 27 और 6 33, 33 का 3 हासिल लग गया 3, 5 और 3 8, 8 और 5 13, 13 और 1 14, 14 और 1 15, 15 का 5 हासिल लग गया 1, 1 और 1 2, 2 और 1 3, यानी कितना हो जाएगा 3530। 3530 में आपको 100 का भाग यानी समांतर माध्य करना है तो सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कितनी है 3530 और सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी है 100। 0 से 0 कट गया, इसका आंसर बताइए माध्य 35.3। तो समांतर माध्य कितना आ गया दोस्तों, इसका समांतर माध्य आ गया 35.3, इसका समांतर माध्य आ गया। ये है समांतर माध्य का सवाल। 35.3 इसका समांतर माध्य आ गया। अब इसे भी आप उतार लीजिए। अब अपन देखेंगे वर्ग अंतराल का ही माध्यिका वाला सवाल, क्योंकि माध्यिका और बहुलक वाले सवाल तो पूछे ही जाते हैं और इनमें से भी सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पूछा जाता है आपके बहुलक वाला। तो आप सुनते भी जाइए और इसे उतारते भी जाइए। अगला सवाल है हमारा माध्यिका ज्ञात कीजिए। सवाल जो था पहले वाला वही है, उसमें कोई भी चेंज नहीं किया है मैंने। यहाँ पर माध्यिका वाला प्रश्न आ गया है, बस और कुछ भी नहीं है। तो माध्यिका कैसे निकालते दोस्तों, उसके लिए यहाँ देखना, माध्यिका निकालने का इसका मतलब है हमें CF निकालना, संचय बारंबारता। अब संचय बारंबारता क्या करते हैं, इसमें भी कुछ भी नहीं करते, सारणी जैसा दे रखा है उसमें सिर्फ हमें CF निकालने की ज़रूरत होती है। X का यहाँ पर कोई भी लेना देना नहीं है। माध्यिका निकालने के लिए सूत्र है, जब भी वर्गीकृत सवाल आता है, वर्ग वाला सवाल, तो माध्यिका निकालने का फॉर्मूला है L प्लस n/2 माइनस CF लिखो या C लिखो अपॉन F इंटू H। L का मतलब लोअर लिमिट, n/2 का मतलब जो आप F का मान निकालोगे टोटल उसका आधा, CF का मतलब जो सबसे अधिक बारंबारता है उससे पहले वाली बारंबारता, F का मतलब बारंबारता बड़ी जो आ रही है वो, और H का मतलब हो जाता है उसका वर्ग अंतराल। अब इस सवाल को कैसे करते हैं, तो हमें इसमें x की वैल्यू नहीं चाहिए होती, हमें इसमें CF निकालना पड़ता है। अब CF कैसे निकालते दोस्तों, आपको पता होगा CF निकालने का। CF कैसे निकालते, जो F है उसी से CF निकालते। ये 6 है तो यहाँ कितना आ जाएगा 6, 6 में 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 में 20 जोड़ोगे तो 26, 26 में 44 जोड़ोगे तो 6 और 4 10, 4 2 6 और 1 7 70, 70 में 26 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 96, 96 में 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 99, 99 में 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 100। और हमने जस्ट इससे पहले वाले सवाल में इसको जोड़ा था तो कितना आ रहा था 100, यही आ रहा था। यानी यहाँ का योग और यहाँ का योग अगर बराबर आ गया है, इसका मतलब आपका जो सवाल आप कर रहे हो वो सही है। यहाँ 100 आ रहा है, यहाँ 99 आ रहा है, इसका मतलब आपके कहीं न कहीं गलत है। ये योग तो आ रहा है 100, 6 का 6, 6 में 26 जोड़ा 26, 26 में 44 जोड़ा 70, 70 में 26 जोड़ा 96, 96 में 3 99, 99 में 1 जोड़ा 100। अब क्या निकालते हम, सबसे पहले यहाँ पर क्या है 100, तो अपन n/2 निकाल देते हैं। n/2 का मतलब हो गया 100/2, क्या कितना आ गया 50। अब इस 50 से बड़ी संचय बारंबारता देखो, जस्ट 50 से जस्ट बड़ी संचय बारंबारता, 50 से जस्ट बड़ी संचय बारंबारता देखते कितनी आ रही है 70। ठीक है, 70 के सामने वर्ग अंतराल देखा L, यानी L का मान क्या है लोअर लिमिट, निम्न सीमा कितनी है 30।
एफ का मतलब उसी माध्यिका वर्ग की बारंबारता, माध्यिका वर्ग की बारंबारता कितनी है 44। एच का मतलब कितने का डिफरेंस है, एच का मतलब है 10-10 का डिफरेंस है। अब हमारे को क्या निकालना है, सी एफ निकालना है। तो दोस्तों इसमें ये होता है, जब भी वर्गीकृत वाला सवाल आता है तो सी एफ निकालने का तरीका ये है कि जो n/2 आया उससे जस्ट बड़ी बारंबारता क्या है 70, 70 से पहले वाला मान क्या है 26, वही आपका क्या होगा, इसका सी एफ हो जाएगा। कितना हो जाएगा 26। इन सभी मानों को इस सूत्र में लिख दीजिए। एल की जगह क्या लिख देते हैं अपन 30 प्लस n/2 की जगह मैं 50 लिख देता हूँ, माइनस सी एफ की जगह मैंने 26 लिख दिया, अपॉन एफ की जगह मैंने 44 लिख दिया, इंटू एच की जगह मैंने 10 लिख दिया। 30 प्लस 50 में से 26, 10 में से 6 गया तो 4, 4 में से 2 गया तो 2/44 इंटू 10, ये हो जाएगा। 50 में से 26 गया तो कितना बच गया 24। अब 24 और 44 दोनों किस पहाड़ से करते हैं, 24 और 44 करते हैं 2 के पहाड़ से। 12 दूनी 24, 22 दूनी 44, वापस कटेंगे, ये 6 बार कटेगा और ये 11 बार, यानी ये हो गया मेरे पास 6 इंटू 10 बटे कितना आ गया 11। अब 10 इंटू 6 करेंगे कितना हो जाएगा 60, और 11 का भाग 60 में देंगे, 11 5 55 बार जाएगा, 10 में से 5 गया तो 5 बच गया। फिर इधर उतार देंगे पॉइंट, यहाँ लगा देंगे 11 चौक 44, फिर आ जाएगा 6, यानी 5.45 बार जाएगा। यहाँ हो जाएगा 30 प्लस 5.45 जोड़ा तो कितना हो जाएगा 35.45। तो ये इसका सवाल का क्या आ गया, माध्यिका, और माध्यिका कितनी आ गई 35.45, इसकी माध्यिका आ गई। ये है माध्यिका का सवाल। अब इसे भी आप लिखना शुरू कर दीजिए। माध्य, माध्यिका और बहुलक, और एक सवाल और है पद विचलन और कल्पित माध्य। तो आज 3 सवाल ये है, पद विचलन और कल्पित माध्य अपन कल देखेंगे, क्योंकि थोड़ा सा जैसे ही चेंज होगा तो आपको सारणी का याद रहना चाहिए कि इसमें किस टाइप की सारणी बन रही है। नेक्स्ट सवाल, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो उस पर लगातार चीत आने की प्रायिकता बताइए। नेक्स्ट सवाल है, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो उस पर लगातार चीत आने की प्रायिकता। दोस्तों मैंने बताया था आपको, सिक्के वाला जब भी कंडीशन आती है तो सिक्के वाली कंडीशन में अपन एक फॉर्मूला याद रखते हैं 2 की घात n वाला, जहाँ पर 2 की घात n में जो n है वो उछालों की संख्या है। सिक्के को कितनी बार उछाल रहे, सिक्के को 2 बार उछाल रहे, यानी 2 की घात 2 का मतलब कितना हो गया 4 हो गया। और 4 जब कंडीशन आती है तब मैंने आपको बताया भी था कि 2 बार h लिख दीजिए और 2 बार टेल लिख दीजिए, 1 बार h 1 बार टेल, 1 बार h और 1 बार टेल। तो ये जब एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो 4 कंडीशन आने की ये प्रायिकता हो गई। अब इसने ये कहा उस पर लगातार चीत आने की प्रायिकता, लगातार चीत आने की प्रायिकता ये दिख रही है, 1 बार चीत 1 बार टेल, 1 बार टेल 1 बार चीत, और दोनों लगातार टेल आ रहा है, चीत नहीं आ रहा है, यानी पट आ रहा है। तो हमारे पास कुल परिणाम की बात करेंगे अपन, तो कुल परिणाम जो हो जाएगा वो हमारे पास कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। लेकिन अनुकूल परिणाम की बात करते हैं तो अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा, अनुकूल परिणाम हो जाएगा 1, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है 1। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो ये हो जाएगा कि एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो उसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/4। प्रायिकता का सूत्र होता है प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अगला सवाल है, यदि P ऑफ A बराबर 0.65 है तो P A ऑफ डैश की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी दोस्तों हम जानते हैं कि P ऑफ A प्लस P ऑफ A डैश बराबर 1, यानी इसको कह सकते हैं किसी घटना के होने की प्रायिकता, घटना के होने की प्रायिकता प्लस घटना के नहीं होने की
प्रायिकता, किसी घटना के होने की प्रायिकता और नहीं होने की प्रायिकता, इन दोनों का योग किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। हमारे पास घटना के होने की प्रायिकता दे रखी है 0.65, हमारे पास नहीं होने की प्रायिकता निकालनी है बराबर 1, इसको ट्रांसफ़र कर देंगे उधर, तो ये हो जाएगा आपका 1 - 0.65। जब आप 1 - 0.65 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 1 - 0.65 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 0.35। और हम जानते हैं दोस्तों कि प्रायिकता की जो वैल्यू होती है वो 1 से बड़ी कभी भी नहीं होती है। ये है केवल प्रश्न। प्रायिकता से भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं, या तो वो पासे का आ सकता है या फिर वो सिक्के का आ सकता है, किसी भी तरीके का एक प्रश्न आ सकता है। क्योंकि अभी हमारा 30 को मैथ्स का पेपर है, तो अभी 2-4 दिन रिवीजन क्लासेस चल रही है और मैंने आपको सभी को समय भी बता रखा है, आप सुनते भी जाइए, उतारते भी जाइए, समय भी बता रखा है। मॉर्निंग में 8 बजे क्लास चलेगी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं अपन। नेक्स्ट सवाल है, एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता, यहाँ पर लिख रखा है एक पासे को, ठीक है। और हम जानते हैं दोस्तों, जब भी एक पासे की बात करेंगे तो कुल परिणाम जो हो जाएगा, एक पासे के अंदर कुल परिणाम कितना होता है? एक पासे के अंदर कुल परिणाम जो हो जाएगा वो 6 हो जाएगा, ठीक है। 2 पासे की बात करेंगे तो कुल परिणाम 36 हो जाएगा, तो एक पासे की बात करेंगे कुल परिणाम 6 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 और 6। फिर इसने कहा 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता क्या है? 5 और 6, यानी अपन क्या लिख सकते हैं? अनुकूल परिणाम जो हो जाएगा, अनुकूल परिणाम वो कितने हो जाएंगे? 2। तो हमारी प्रायिकता क्या हो जाएगी? प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम 2, कुल परिणाम 6, यानी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? प्रायिकता हो जाएगी 1/3 इसकी प्रायिकता हो जाएगी आपके। प्रायिकता में 2 नंबर का एक सवाल आता है और इजी प्रश्न ही आएगा, तो अभी अपन उन्हीं प्रश्नों पर बात कर रहे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। 52 पत्तों को अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। हमें प्रायिकता बतानी और आपके सामने 5 प्रश्न दे रखे हैं। ताश का पत्ता और ताश के पत्ते से जब भी प्रश्न आता है दोस्तों, सबसे सरल प्रश्न ताश के पत्ते का ही होता है, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर कुल परिणाम में अपन कितना लिखते हैं? सीधा सा कुल परिणाम में 52 लिख देते ताश के पत्तों के अंदर। अनुकूल परिणाम जो है वो हमें दे रखा है उस प्रश्न में, उसके हिसाब से निकालते हो। और प्रायिकता का अगर चैप्टर पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं इस प्रायिकता के से रिलेटेड आपको उस चैप्टर की लिंक डाल दूंगा। सबसे सरल तरीके से मैंने वहाँ पर आपको बता रखा है। ताश, पासा और सिक्के की ट्रिक मैंने बता रखी है कि किस प्रकार ताश आता है तो उसको याद रखा जाता है, किस प्रकार से सिक्के के प्रश्न आते हैं तो उसकी ट्रिक होती है। वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख लेना। अब हमारे पास 52 पत्तों को अच्छी प्रकार से फेंटी गई है। एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जब प्रायिकता ज्ञात करने के लिए हमें पूछा गया लाल रंग का गुलाब, और ताश के अंदर सिर्फ 2 कलर होते हैं, लाल और काले। लाल पान, ईंट का पत्ता, हुकुम का और चढ़ी का पत्ता। हमारे को लाल रंग का गुलाम पूछा गया, इसका मतलब लाल रंग वो कोई पर्टिकुलर किसी पत्ते का नाम नहीं दे रखा है, तो लाल रंग का गुलाम का मतलब हो गया कि अनुकूल परिणाम तो 2 हो जाएंगे, वो लाल पान का भी हो सकता है और वो ईंट का भी हो सकता है। और कुल परिणाम कितने हो जाएंगे? 52, तो 2/52 यानी 1/26। फिर लाल रंग का पत्ता पूछा। लाल रंग का पत्ता का मतलब वो किसी पर्टिकुलर किसी एक पत्ते का नाम नहीं दिया, तो लाल रंग के 26 पत्ते होते हैं, 26/52 यानी कितना हो जाएगा? 1/2। फिर पान का इक्का पूछा है। पान का मतलब लाल पान का इक्का पूछा है, और लाल पान का इक्का एक ही होता है, इसका मतलब 1/52। ईंट की बेगम पूछी है, तो ईंट की बेगम भी एक ही होती है दोस्तों, 1/52। और हुकुम का पत्ता पूछा है, तो हुकुम के पत्ते यानी काला पान का पत्ता और हुकुम का पत्ता कितने होते? 13 होते हैं, तो 13/52। ये इन सब की प्रायिकता हो जाएगी कि 2/52
26/52 यानी 1/2। फिर पान के इक्के की बात करेंगे तो 1/52, ईंट के बेगम की बात करेंगे तो 1/52, और हुकुम के पत्ते की बात करेंगे तो 13/52, और 13/52 को अपन 1/4 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 13 चौक कितने होते हैं, 13 चौक 52 होते हैं। तो प्रायिकता से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से भी उसको देख सकते हैं। तो प्रायिकता इस ये प्रश्न ताश वाला ये आंसर। अब आप इसे उतार लीजिए। एक वृत्त 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का है जिसके केंद्र O से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु P है, इससे 2 स्पर्श रेखाएं खींचनी है दोस्तों। तो सबसे पहले हमें 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है, तो आपको स्केल से 3 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी। ये मान लीजिए स्केल से रखा मैंने 3 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच दी। ये यहाँ से A से B हो गया और इसको मैंने 3 सेंटीमीटर की लाइन बोल दी, और मैंने एक वृत्त बना दिया। 3 सेंटीमीटर की लाइन खींचकर मैंने एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बना दिया। फिर ये कह रहा है कि जिसके केंद्र O से, ये मान लीजिए ये 3 सेंटीमीटर की लाइन हो गई और इसका केंद्र O है, जिसके केंद्र O से 5 सेंटीमीटर दूर, 3 तो ये 2 सेंटीमीटर और मान लीजिए बाहर, ये टोटल यहाँ तक एक टोटल लाइन 5 सेंटीमीटर हो गई, पर स्थित एक बिंदु P है। इस P से 2 स्पर्श रेखाएं खींचनी है। तो जब आप 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बना देंगे प्रकार की सहायता से, तो पहले 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या प्रकार खोल कर वृत्त बनाना है, और फिर केंद्र से 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर तो ये है ये, यानी बाहर कितना सेंटीमीटर की लाइन और खींचना है, 2 सेंटीमीटर की लाइन खींचोगे तो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हमें उस P बिंदु से स्पर्श रेखा खींचनी है। तो दोस्तों प्रकार की नोक को O बिंदु पर रखिए, आधे से ज़्यादा प्रकार को खोलिए, एक चाप ऊपर की तरफ काटिए, एक चाप नीचे की तरफ चाप काटिए। फिर प्रकार को उठाइए, प्रकार की नोक को P बिंदु पर रखकर एक चाप ऊपर की तरफ काटिए और एक चाप नीचे की तरफ काटिए। जहाँ दोनों चाप कटते हैं उन दोनों चाप को मिला दीजिए। इन दोनों चाप को मिलाने के बाद प्रकार की नोक को यहाँ सेंटर पॉइंट पर इस जगह रखने पर, प्रकार की नोक को यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक नापने पर इस तरह से प्रकार को खोलिए और एक वृत्त बनाइए। तो दोस्तों ये वृत्त यहाँ पर इस तरह से बनता है। पहले वाला वृत्त और अभी वाला वृत्त यहाँ पर कटता है, इसमें भी यहाँ पर कटता है। तो स्केल से इस वाले बिंदु को अपन मिला देते हैं और स्केल से इस वाले बिंदु को अपन मिला देते हैं। तो एक स्पर्श रेखा दोस्तों ये रही और दूसरी स्पर्श रेखा ये रही, और आपको रचना लिखनी है। मैं आपको यहाँ पर अभी रचना नहीं लिख रहा हूँ। तो रचना में आपको क्या लिखना है, सर्वप्रथम हमने एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचा, फिर जिसके केंद्र बिंदु O से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु P है, तो हमने 2 सेंटीमीटर की लाइन और खींची। फिर एक रेखा OP प्राप्त हुई। OP रेखा का हमने समद्वि भाजन किया। समद्वि भाजन बिंदु जहाँ पर मिलता है वहाँ से हमने दोनों तरफ की दूरी नाप कर एक वृत्त बनाया, और दोनों वृत्त जहाँ कटते हैं वहाँ से हमने P बिंदु को मिलाया। यही वृत्त की स्पर्श रेखाएं है। तो जब भी वृत्त के बाहर स्थित कोई बिंदु होता है तो इस तरह से वृत्त की स्पर्श रेखाएं बनाई जाती है। अब इसे आप बना लीजिए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। फिर 4.6 सेमी भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत वृत्त की रचना कीजिए। 14वीं प्रश्नावली के सवाल है ये, और इनमें से या तो वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से स्पर्श रेखा खींचिए, या वृत्त के अंदर त्रिभुज बनाइए, या वृत्त के बाहर त्रिभुज बनाइए। इन 3 प्रश्न में से एक प्रश्न हर बार पूछा जाता है। तो अब हमारे पास है 4.6 सेमी भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत वृत्त की रचना करनी है। दोस्तों एक चीज़ याद रखना कि जब भी आपको त्रिभुज के अंदर वृत्त बनाना है और एक आपको त्रिभुज के, जब आपको त्रिभुज के अंदर वृत्त बनाना है और एक आपको त्रिभुज के बाहर वृत्त बनाना है, तो इसमें याद रखना कि जब भी त्रिभुज के अंदर वृत्त बनाना है तो किसका समद्वि भाजन करते हैं, कोण का समद्वि भाजन करते हैं। ठीक है, किन्हीं 2 कोण का समद्वि भाजन करते हैं। और जब भी आपको त्रिभुज के बाहर वृत्त बनाना है तो किन्हीं 2 भुजा का समद्वि भाजन करते हैं।
किन्हीं दो भुजा का समद्विभाजन किया जाता है। तो या अब हमारे पास अंदर वृत्त बनाना है, इसका मतलब हमें किसका समद्विभाजन करना है, हमें किन्हीं दो कोण का समद्विभाजन करना है। अब इस सवाल को करते कैसे, सबसे पहले हमारे पास 4.6 सेंटीमीटर भुजा की 4.6 सेंटीमीटर की एक भुजा है। तो सबसे पहले आप 4.6 सेंटीमीटर की एक भुजा खींच दीजिए, समबाहु त्रिभुज, इसका मतलब सभी भुजाएं बराबर है। तो ये हमने 4.6 सेंटीमीटर ए और बी, ये 4.6 सेंटीमीटर की एक रेखाखंड खींच दी। अब हमें ए बी सी चाहिए, तो हमने ए से फिर ऊपर की तरफ एक 4.6 का चाप काटा, इधर से भी हमने ए से 4.6 का चाप काटा, जहाँ दोनों कटे वहाँ पर बिंदु हमने सी लगा दिया। अब दोस्तों यहाँ पर ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये हो गया 4.6, इधर भी हो गया 4.6। अब यहाँ पर ध्यान से देखना कि इसने कहा अंदर वृत्त बनाना है, इसका मतलब किन्हीं दो कोण का क्या करना है, समद्विभाजन। प्रकार की नोक को ए पर रखो, आधे से ज़्यादा प्रकार खोल के इस तरह से चाप काटो। ठीक ऐसा का ऐसा चाप इधर रखकर इतना चाप इधर भी काट दीजिए, हिलना नहीं चाहिए। फिर प्रकार की नोक फिर से उठाओ, यहाँ पर रख के एक चाप ऊपर की तरफ इस तरह काटो, एक चाप इधर काटो और इस चाप को आगे की तरफ ऐसा बढ़ा दीजिए। ठीक इसी प्रकार इधर से एक चाप काटा, इधर एक से एक चाप काटा, दोनों चाप जहाँ कटे उसको आगे बढ़ा दीजिए। यानी ये एक चाप कट गया और ये दोनों चाप कहाँ मिल गए आपके, ये दोनों चाप आपके इस जगह पर मिल गए। अब दोस्तों अपन क्या करते हैं कि हमें क्या करना है कि इस ओ बिंदु से, यहाँ पर एक बिंदु आ गया है आपका, ओ बिंदु आ गया, इस ओ बिंदु से आपको क्या करना है कि इस ए बी भुजा पर एक लंब डालना है। तो अपन क्या करते हैं, इस ए बी भुजा पर यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा प्रकार खोलते हैं, यानी इस तरह से हम इधर एक चाप काटते हैं, यानी ऐसे ही चाप काटेंगे, इधर ऐसा ही चाप कटेगा, ऐसा ही चाप कटेगा इधर नीचे, और हम इस ओ बिंदु से इसको मिला देते हैं। यहाँ पर एक हम नाम ले लेते हैं एम, ये सी है। तो यहाँ से ओ बिंदु से एम बिंदु तक की दूरी को नाप लीजिए प्रकार से, और इस तरह से आप एक वृत्त बना दीजिए अंदर की तरफ। ये अंदर की तरफ एक वृत्त बन गया और हमने इसकी रचना लिख दी कि रचना कीजिए, ऐसा प्रश्न है तो हमने इसकी रचना लिख दी कि अपन सर्वप्रथम सबसे पहले रचना लिख दी हमने, और रचना में ये इस प्रकार से एक समबाहु त्रिभुज जो है, इसके अंदर त्रिभुज के अंदर इस तरह से एक वृत्त बन गया। तो फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, सबसे पहले हमने 4.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा, फिर 4.6 सेंटी समबाहु त्रिभुज है तो ए से भी हमने 4.6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा और बी से भी हमने 4.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। जब भी कोण के त्रिभुज के अंदर वृत्त बनेगा तो किन्हीं दो कोण का समद्विभाजन करते, तो हमने दो कोण का समद्विभाजन किया। फिर समद्विभाजन जहाँ पर बिंदु लाइनें कटती है वहाँ पर ओ बिंदु डाल दिया, और ओ बिंदु से ए बी भुजा पर हमने एक लंब डाला ओ एम, और एम और ओ की दूरी को नापते हुए हमने वृत्त के अंदर की तरफ त्रिभुज के अंदर की तरफ एक हमने वृत्त बना दिया। जो जो काम किया आपने उसको एक रचना के रूप में लिखना है। यही इसका एक छोटा सा प्रश्न आता है 3 नंबर। अब इसे बनाइए आप। अगला प्रश्न है कि त्रिभुज ABC के बाहर वृत्त की रचना करनी है, जबकि A बराबर 5.8 सेंटीमीटर है, C बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण B पर 55 डिग्री का कोण है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास ABC एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज के बाहर वृत्त की रचना करनी है, यानी एक त्रिभुज है बाहर वृत्त की रचना करनी। इसका मतलब आप समझ लीजिए, इससे कच्चा चित्र बना देते त्रिभुज ABC, तो ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा C। यहाँ क्या है, स्मॉल a। स्मॉल a का मतलब यानी कैपिटल A के सामने की भुजा क्या होती है, स्मॉल a, और कैपिटल C के सामने की भुजा होती है स्मॉल c। इसका मतलब ये वाली जो भुजा हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 5.8 सेंटीमीटर की हो जाएगी। BC बराबर हो जाएगी 5.8 सेंटीमीटर। ये कौन सी है, A बराबर 5.8 सेंटीमीटर। अब हमारे पास क्या है, C बराबर 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब इसके सामने की भुजा तो हमने यहाँ पर 5 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच दी। उससे पहले हमने C पर 55 डिग्री का कोण बना दिया। दोस्तों कोण दो प्रकार से बनता है, प्रकार से बनता है और D से बनता है। D से सभी प्रकार के कोण बन जाते हैं, लेकिन प्रकार से कुछ निश्चित मान के ही कोण बनते हैं। ऐसा मान यानी जिस
संख्या में 15 का पूरा पूरा भाग चला जाता है, उसका कोण सिर्फ प्रकार से बनता है, बाकी प्रकार से नहीं बनता। जैसे 55 डिग्री में 15 का भाग नहीं जाता है, तो इसका कोण ये जो कोण है वो किससे बनेगा, सीधा डी से बनेगा। तो हमने डी की यहाँ रखा और 55 डिग्री का कोण बना दिया। यहाँ पर हमने 5 सेंटीमीटर का चाप खोला और ये बिंदु जहाँ कटा वहाँ बिंदु ए लिखा, ये हो गया 5 सेंटीमीटर। और ये 5 सेंटीमीटर कौन सा है, स्मॉल सी, और हमने इस बिंदु को यहाँ से मिला दिया। अब दोस्तों इसने ये कहा कि इसके बाहर वृत्त की रचना करती है, और मैंने कहा जब भी बाहर वृत्त की रचना करो तो किन्हीं दो भुजा का समद्विभाजन करना है। तो सबसे पहले अपन इस भुजा BC का समद्विभाजन करते हैं। प्रकार की नोक को यहाँ रखते हैं, आधे से ज़्यादा प्रकार खोलते हैं, एक चाप ऊपर कटता है, एक चाप नीचे काटते हैं। प्रकार की नोक को C बिंदु पर रखे, एक चाप ऊपर काटा और एक चाप नीचे काटा, दोनों चाप को इस तरह से मिला दिया, इस भुजा का समद्विभाजन हो गया। अब अगर इस भुजा का समद्विभाजन करते हैं तो प्रकार की नोक को यहाँ रखा, C बिंदु पर, एक चाप इधर काटा, एक चाप इधर काटा। प्रकार की नोक को A बिंदु पर रखा, एक चाप इधर से काटा, एक चाप इधर से काटा, और दोनों चाप को इस तरह से मिला दिया। ये पॉइंट यहाँ पर आ गया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी नाप ली, यहाँ से यहाँ तक की दूरी नाप ली, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी नाप कर इस तरह से हमने एक राउंड बना दिया और त्रिभुज के बाहर एक वृत्त बना दिया। यही हो गया है कि एक वृत्त के परिगृत वृत्त की रचना कीजिए, तो वृत्त के परिगृत वृत्त की रचना इस प्रकार से हो जाएगी। मेरे पास प्रकार नहीं है, इस प्रकार से ऐसा वृत्त बना है, तो आप कोशिश करिएगा, आप प्रकार से पेंसिल से वृत्त बनाने की कोशिश करिएगा तो सीधा वृत्त बनेगा। अब आप इसे उतारना। अगली प्रमेय है आधारभूत आनुपातिक प्रमेय या थेल्स प्रमेय, सबसे महत्वपूर्ण प्रमेय, और इस बार की परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण प्रमेय है। किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई एक रेखा त्रिभुज की शेष दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करे तो दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये थेल्स प्रमेय, इस तरह से प्रमेय लिखी हुई आएगी, या यूँ आएगा थेल्स प्रमेय को सिद्ध कीजिए, या फिर ऐसा लिखा हुआ आएगा कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई एक रेखा त्रिभुज की शेष दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करे तो दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं, और हमें थेल्स प्रमेय को सिद्ध करना। तो सबसे महत्वपूर्ण प्रमेय है दोस्तों। अपनी आँख खोल के, आंखें वाँखें सभी खोल के, पेन वेन सब नीचे रख दीजिए और इस बोर्ड पर देख लीजिए। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है इस बार की परीक्षा की दृष्टि से। तो इसने कहा त्रिभुज, तो सबसे पहले अपन एक त्रिभुज बना देते हैं। एक त्रिभुज है, मैं एक बार इसको बना देता हूँ, फिर आप लिख देना इस प्रमेय को, फिर अपन इसको मिटा देंगे ताकि अपन इसको आराम से सोल्व कर सकें। एक त्रिभुज है, त्रिभुज ABC, फिर इसके एक भुजा के समांतर खींची गई एक रेखा, इस भुजा के समांतर खींची गई एक रेखा, ये D और E, ये एक भुजा के समांतर रेखा खींच दी तो दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये हमारे को एक, और ये हमें ये थेल्स प्रमेय हमें सिद्ध करना है। तो अपन क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक लंब डाल देते हैं, एक लंब इधर डालते हैं और एक लंब हम अपन इधर डालते हैं। ये M हो गया और ये N हो गया। यहाँ से इस भुजा को मिला देते हैं और यहाँ से इस भुजा को अपन ऐसे मिला देते हैं। अब हमें जो सिद्ध करना है, पहले आप इस प्रमेय को नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको पूरा सोल्व करके बताऊंगा। तो पहले आप इस प्रमेय को नोट कर लीजिए। प्रमेय आप सभी ने लिख दिए। अब स्टार्ट करते हैं। तो अब सबसे पहले हमारे को क्या दे रखा है, अपन लिखते हैं दिया है। क्या दे रखा है आपको, दिया है कि DE जो समांतर है वो किसके है, BC के। DE समांतर है BC के, ये आपको दे रखा है। आपको सिद्ध क्या करना है, आपको सिद्ध ये करना है कि उसे समान अनुपात में विभाजित करती है, यानी सिद्ध करना है AD अपॉन, सिद्ध क्या करना है आपको, सिद्ध ये करना है कि AD अपॉन DB बराबर
AE अपॉन EC, ये आपको सिद्ध करना है। और हमने रचना ये की थी, रचना क्या की हमने, आपको सामने दिख रहा है, रचना हमने क्या की थी कि DN लम डाल दिया, यानी हमने रचना कर दी थी कि ME लम डाल दिया हमने AD पर, और दूसरा DN हमने लम डाला है AC पर, ये हमने रचना की। और त्रिभुज का जो त्रिभुज का क्षेत्रफल वो क्या होता है, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। अब अपन इसको क्या करते हैं, आगे सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि जो ME है, ये वाला ME जो लम डाल रखा है वो किस त्रिभुज के अंदर डाल रखा है, त्रिभुज ADE के अंदर आ रहा है और त्रिभुज BDE के अंदर। तो अपन यहाँ लिख देते हैं ME, हाँ यहाँ लिख देते हैं ME त्रिभुज AD और E, त्रिभुज ME त्रिभुज ADE व त्रिभुज BDE, त्रिभुज BDE की ऊंचाई है, ये हमने लिख दिया। तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, ठीक है। तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, यानी 1/2 इंटू आधार क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा इसके लिए AD हो जाएगा, तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ME हो जाएगी, अपॉन BDE की बात करते थे 1/2, आधार कितना हो जाएगा, आधार हो जाएगा BD, ऊंचाई कितनी हो जाएगी ME से ME कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया, तो इधर क्या बच गया AD/BD, ठीक है, ये बच गया AD/BD। इसी प्रकार अब अपन देखते हैं, इसी प्रकार भाई जब ME इस भुजा पर लंब है तो इसी प्रकार DN भी इस भुजा पर लंब है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ DN त्रिभुज ADE व त्रिभुज CDE, त्रिभुज CDE की ऊंचाई है, ठीक है भाई। DN जो है, DN वो त्रिभुज ADE और CDE की क्या है, ऊंचाई है। तो फिर हमने लिख दिया त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल, ठीक है। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू आधार क्या हो जाएगा, इसमें आधार हो जाएगा AE, आधार हो जाएगा AE, तो लंब क्या हो जाएगा DN, अपॉन त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, आधार क्या हो जाएगा EC, त्रिभुज का आधार हो जाएगा EC इंटू DN, DN से DN कट गया, 1/2 से 1/2 क्या बच गया AE/EC, ये बच गया, क्या बच गया AE/EC हो गया। अब आपको देखना दोस्तों, अब अपन इसको लिख सकते हैं यहाँ पर कि जो DE है वो एक ही आधार है। अगर अपन त्रिभुज की बात करते हैं, BDE और CDE की बात करते हैं, इन दोनों त्रिभुज की जो DE है वो क्या है, एक ही आधार पर बना हुआ है कि त्रिभुज BDE और त्रिभुज CDE ये दोनों एक ही आधार पर है। और DE जो है वो किसके समांतर है, BC के समांतर है। तो दोनों त्रिभुज भी क्या हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे। तो अपन दोनों त्रिभुज लेते हैं, कौन कौन से त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज BDE व त्रिभुज CDE से क्या लिख सकते हैं अपन, DE बराबर क्या लिख सकते हैं, एक ही आधार, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, ये जो DE है वो किसके समांतर है, BC के समांतर है। अतः अपन ऐसा लिख सकते हैं, तो त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल।
त्रिभुज BD का क्षेत्रफल क्या आ गया पूरा AD अपॉन BD। भाई ADE से ADE कट जाएगा तो CD हो जाएगा, तो सीधा सा लिख देंगे AD अपॉन BD बराबर AE अपॉन EC। और यही हमें सिद्ध करना था, इति सिद्धम के भाई सिद्ध यही करना था। AD अपॉन DB बराबर DB लिखो या BD लिखो AE अपॉन EC, और यही हमें सिद्ध करना था। तो ये है सबसे महत्वपूर्ण प्रमेय थेल्स प्रमेय, जिसे आनुपातिक आधारभूत आनुपातिक प्रमेय भी कहते हैं, और इस बार की महत्वपूर्ण प्रमेय है। अब इसे नोट कर लीजिए आप।